हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस लॉ और इसके अंदर हमारा चल रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस एक्ट का आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं और वो है अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के 3 चैप्टर हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट बन रखी है, जाके देख सकते हो। 3 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में थोड़ा सा गैप आया क्योंकि हमारा पूरा फोकस फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे था। अभी उसका बेसिक लेवल कंप्लीट हो गया है, तो अब हम वापस बिजनेस लॉ को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि सर BOM बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट स्टार्ट कीजिए। जल्दी ही जरूर उसको स्टार्ट करेंगे, जल्दी ही। ओके, ठीक है। आइए अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये है क्या? देखिए, अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो, एसेंशियल एलिमेंट्स हमने कुछ देखे, उसके अलावा जैसे कंसीडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर पूरा 3rd था कि ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए और लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए, तब जाके वो एक एग्रीमेंट बनता है और उसके बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो हमने एक मेन जो एलिमेंट होता है कंसीडरेशन, लॉफुल कंसीडरेशन जो है वो हमने पढ़ लिया, वो पूरा चैप्टर नंबर 3rd के अंदर था। इसके अलावा और कौन सी एसेंशियल एलिमेंट है जो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होनी चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसीडरेशन वो तो है ही, उसके अलावा भी एसेंशियल एलिमेंट्स है, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत जरूरी है। उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका एग्जाम में क्वेश्चन हर बार आता है, वो है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर 11। सर, इसके ऊपर हर बार क्वेश्चन क्यों आता है? उसका रीजन है, इसके ऊपर एक केस लॉ है जो कि बहुत फेमस है। उस केस लॉ को भी हम इस आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब यहां पर पार्टीज की बात चल रही है, जो दो पार्टी जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, जिसमें एक ऑफरर है, एक ऑफरी है, एक एक्सेप्टर है और एक प्रोमिसर है और एक प्रोमिसी है। समझ में आ गया? तो जो दो पार्टी है, एक ऑफर कर रहा है, एक उसको एक्सेप्ट करेगा, उन दो पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट की करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अच्छा, कब कैपेसिटी होगी और कब नहीं होगी, थोड़ा बहुत हम चैप्टर नंबर में फर्स्ट में पढ़े थे, बट यहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर दैट अ पर्सन इज, जो ऑफरर और ऑफरी, जो प्रोमिसर और प्रोमिसी, वो जो है वो दोनों मेजर होनी चाहिए, यानी कि उसकी उम्र जो है उनकी 18 साल से ज्यादा की होनी चाहिए। यानी कि मेजर होनी चाहिए मतलब माइनर नहीं होनी चाहिए। उनकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 18 प्लस होनी चाहिए, तो उनको बोला जाता मेजर। तो मेजर होनी चाहिए दोनों पार्टी। साउंड माइंड की होनी चाहिए। जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन वगैरह चल रहा है, उस समय उनका माइंड जो है वो साउंड होना चाहिए, अनसाउंड नहीं होना चाहिए। मतलब इसको बोल सकते हैं अस्वस्थ मस्तिष्क के नहीं होने चाहिए, मतलब पागल नहीं होने चाहिए, एकदम करेक्ट माइंड होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। तो एक तो मेजर होने चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। बहुत सारे ऐसी है केसेस होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, लॉ यानी कि जो हमारा कोर्ट है, हमारा जो न्यायालय है, वो क्या करता है कि कुछ लोगों को डिस्क्वालिफाइड कर देता है कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर चल रही है, तो इंसॉल्वेंट जो होता है वो एक तरीके से बाय डिस्क्वालिफाइड हो जाता है बाय लॉ। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो ये 3 चीजें नहीं होनी चाहिए उन दोनों लोगों में। ये 3 चीजें एक तरीके से कह सकते हो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए और लॉ द्वारा डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि 3 चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? माइनर नहीं होना चाहिए, मतलब मेजर होना चाहिए। अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, मतलब साउंड माइंड का होना चाहिए। डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, अब वो तो एक ही चीज होगी, ठीक है। तो ये अगर तीनों चीजें हो, मेजर हो, साउंड माइंड का हो और डिस्क्वालिफाइड नहीं हो लॉ द्वारा, तो फिर उसमें कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है एज पर सेक्शन नंबर 11। अब हम इन तीनों को एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है हमारा माइनर। अच्छा देखो, फर्स्ट हमारा क्या है? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा आगे और भी आएंगे, उसके अंदर 3 पॉइंट है ना, मेजर, साउंड माइंड और नॉट डिस्क्वालिफाइड लो। तो अब पहले हम माइनर को करेंगे, फिर साउंड माइंड को करेंगे, फिर नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ क्या होता है इसको डिटेल में समझेंगे, फिर हमारा ये फर्स्ट कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन नंबर 11 कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज माइनर। माइनर नहीं होना चाहिए, यानी कि मेजर होना चाहिए। अगर कोई माइनर है, यानी कि किसी की उम्र 18 साल से क्या है, कम है,
तो क्या हो जाएगा, अभी बता देते हैं क्या हो जाएगा। अगर आप ऐसे बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि माइनर है, जिसकी उम्र 18 साल से कम है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा जो आपने माइनर से किया है वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर ये क्वेश्चन आता है और आप ये लिख देते ना एक ही वर्ड हाईलाइट करके, वॉइड एब इनिशियो, एग्जामिनर वही समझ जाएगा कि ये बंदा पढ़ के आया। मतलब इसका क्या होता है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बिगिनिंग से ही, फ्रॉम द बिगिनिंग से ही क्या होता है, वॉइड होता है। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाएगा, वो वॉइड माना जाएगा, अवैध माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा, और न ही उसको वापस से रेक्टिफाई किया जा सकता है। आप सोच समझ के सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट कीजिए कि कहीं वो माइनर तो नहीं है। अगर माइनर है और आपने कुछ उसको दे दिया तो आप उसे रिकवर तक नहीं कर सकते। ओके जी, इसी के ऊपर एक केस है, तो यही केस है मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। ये जो धर्मोदास घोष और मोहरी बीवी का केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आगे मैं इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। बट आप एक चीज ध्यान से समझ लीजिए, अगर आपने किसी माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ऑफ एनी इश्यू होगा और आप कुछ भी माइनर से रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाएगा। ओके जी, अब ये देखो यहां पर माइनर कैन रिसीव बेनिफिट्स, माइनर रिसीव कर लिए बेनिफिट्स। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, चाहे आपको पता था नहीं था कि सामने वाला माइनर है, और उसने कुछ बेनिफिट रिसीव कर लिए, यानी कि माइनर को आपकी वजह से कोई फायदा हो गया, आपने कुछ उसको दे दिया। इज लाइबल फॉर ओनली नेसेसरीज, फूड, क्लोथ, एजुकेशन। देखो माइनर से कुछ भी लेन देन हुआ वो वॉइड एब एनी इश्यू होगा, आप रिकवर नहीं कर सकते ना उससे ना उसकी प्रॉपर्टी से। बट अगर आपने माइनर को कुछ ऐसा दिया है जो माइनर की नेसेसिटी के लिए जरूरी है, उसकी नेसेसरी लाइफ के लिए जरूरी है, जैसे कुछ फूड, जैसे कोई क्लोथ, जैसे कोई एजुकेशन के लिए आपने कुछ पैसा दे दिया या उसको प्रोवाइड करा दी, तो आप माइनर से तो रिकवर नहीं कर सकते बट उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं। ओके जी, तो ये इसका एक एक्सेप्शन हो गया। इस कॉन्ट्रैक्ट जो माइनर का वॉइड ऑफ एनी इश्यू होता है उसका एक एक्सेप्शन भी है कि अगर नेसेसिटी के लिए आपने कुछ दिया है, माइनर से रिकवर नहीं कर सकते बट उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हो। बट अगर आपने कोई ऐसा लेन देन कर दिया है जो नेसेसिटी के लिए नहीं है, फूड वगैरह ये उसकी जीने के लिए जरूरी चीजों के अंदर नहीं आता है, लग्जरियस आइटम का या कुछ ऐसा आपने कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, उस केस में ना आप माइनर से कुछ रिकवर कर सकते हैं और ना ही उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ऑफ एनी इश्यू हो जाएगा, बिगिनिंग से ही वो वॉइड हो जाएगा, शुरुआत से खारिज। ओके, अब यहां पर देखो लिखा हुआ एक केस, अ 17-year-old borrow 50,000 फ्रॉम स्टैंडिंग अप बिजनेस। एक 17 साल का लड़का है, उसने 50,000 रुपए किसी से उधार ले लिए बिजनेस करने के पर्पज से। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड। बट इफ ही बोरो 5,000 फॉर एन फूड हॉस्टल, हिज प्रॉपर्टी इज लायबल टू पे। आपने, एक माइनर है, उसने 50,000 रुपए किसी से इसलिए लिए कि वो बिजनेस करेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ऑफ एनी इश्यू हो गया। अगर 50,000 माइनर ने ले लिए हैं तो आप उससे रिकवर नहीं कर सकते, ना उससे ना उसकी प्रॉपर्टी से। बट आपसे माइनर ने 5,000 रुपए इसलिए लिए हैं ताकि वो अपनी नेसेसिटी चीजों को, नेसेसरी लाइफ के अंदर जो जरूरत की चीजें हैं उनको पूरा करने के लिए ले रहा है, तो उस केस के अंदर आप माइनर से तो रिकवर नहीं कर सकते लेकिन माइनर की प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं। एकदम क्लियर हो गया आई थिंक। अब आते हैं हम हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट केस पर, लैंडमार्क केस बोलते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इतना सिंपल बताऊंगा आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। दो पार्टी है, एक है मोहरी बीवी और एक है धर्मोदास घोष। ये जो धर्मोदास घोष है ये है बेटा आपका माइनर, यानी कि इसकी उम्र जो है वो 18 साल से क्या है, कम है। अब ये धर्मोदर दास घोष जो है ना, इसने क्या किया, मोहरी बीवी से कुछ पैसा एडवांस ले लिया। उस मोहरी बीवी को बोला कि ये रहे मेरे, किसने बोला, इस माइनर ने, धर्मोदर दास घोष ने बोला कि जो ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मैं आपके नाम, आपके पास में प्लेस कर देता हूं, गिरवी रख देता हूं, आप इसके बदले में मुझे लोन दे दो। तो मोहरी बीवी ने कुछ एडवांस दे दिया, कुछ एडवांस दे दिया माइनर को, पूरा लोन नहीं दिया लेकिन कुछ एडवांस किसको दे दिया, इस माइनर को दे दिया, घोष को दे दिया। बाद में घोष ने कोर्ट में केस कर दिया कि भाई ये पैसे मैं वापस नहीं दूंगा क्योंकि मैं तो माइनर हूं, और माइनर के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड ऑफ एनी इश्यू होता है, और ये जो पैसे नेसेसिटी लाइफ के लिए भी नहीं है।
तो इस केस के अंदर दामोदर दास घोष जो है, धर्मोदास घोष जो है वो माइनर है, और इसने जो भी मोहरी बीवी से पैसा लिया एडवांस में वो उसका रीपेमेंट नहीं करेगा, और मोहरी बीवी उसका रीपेमेंट करवा भी नहीं सकती, ना इस माइनर से ना इसकी प्रॉपर्टी से। ये है केस। ओके, अब मैं पढ़ाता हूं आपको, यही लिखा हुआ, अ माइनर अंडर 18 मॉर्गेज हिज हाउस टू अ मनी लेंडर। मनी लेंडर कौन था? ये मोहरी बीवी। लेटर ही सू टू कैंसिल द मॉर्गेज। उसके बाद इस माइनर ने केस कर दिया मोहरी बीवी के, ये मॉर्गेज कैंसिल करो। क्यों? क्योंकि अ माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज अ वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। वॉइडेबल इश्यू होता है माइनर के साथ, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वॉइड होता है स्टार्टिंग से। सो द मॉर्गेज कुड नॉट बी एनफोर्स, और ये मॉर्गेज एनफोर्स होगा ही नहीं। ये जो मकान गिरवी रखा हुआ है ये गिरवी नहीं माना जाएगा, प्लेज नहीं माना जाएगा, एंड द माइनर डिड नॉट हैव टू रीपे, और माइनर रीपे भी नहीं करेगा। मतलब सब कुछ इसका फायदा हो गया। इसलिए कभी भी कॉन्ट्रैक्ट करो तो ध्यान रखो सामने वाला माइनर तो नहीं है, नहीं तो आपका पैसा भी जाएगा, आपने जो उसको दिया वो भी जाएगा, एंड इसके अलावा जो उसने प्लेज रखा है, आपके पास कुछ गिरवी रखा, वो गिरवी नहीं माना जाएगा। ओके, मॉर्गेज भी नहीं माना जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फैक्ट, यहां पर फैक्ट इस केस के ये है, हु धर्मोदास घोष जो है वो माइनर था, एंड मनी लेंडर जो है वो कौन था? मोहरी बीवी। व्हाट हैपेंड व्हाइल स्टिल अ माइनर, धर्मोदास एग्जीक्यूटेड अ मॉर्गेज ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू सिक्योर अ लोन। उसने डॉक्यूमेंट दे दिए कि भाई लोन दे दो मेरे को। डॉक्यूमेंट सेड ही वाज अ मेजर, और डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा हुआ था कि वो मेजर है, माइनर नहीं है। ओनली पार्ट ऑफ द लोन अमाउंट वाज एक्चुअली एडवांस, और मोहरी बीवी से कुछ उसने एडवांस में पैसा ले लिया। की डिटेल्स क्या है? द लेंडर साइड न्यू द ही वाज अ माइनर, सो नो इनोसेंट मिस्टेक डिफेंस। अगर मतलब मोहरी बीवी को चाहे पता हो नहीं हो, इनोसेंट मिस्टेक नहीं मानी जाती है इस केस के अंदर, माइनर को माइनर की तरह ट्रीट किया जाता है। देन व्हाट, क्या हुआ? द माइनर फाइल्ड अ सूट टू कैंसिल द मॉर्गेज, और माइनर ने फाइल कर दिया सूट, वो मॉर्गेज कैंसिल कर दिया। रिजल्ट, कोर्ट ने क्या रिजल्ट दिया? उसने बोला कि ये जो मॉर्गेज है ये कैंसिल माना जाएगा, एंड द माइनर वाज नॉट लायबल टू पे बैक द मनी, और माइनर जो है जो भी मोहरी बीवी से पैसा लिया है वो घोष वापस नहीं देगा, और प्रॉपर्टी भी गिरवी रखी हुई मानी नहीं जाएगी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड में ना इश्यू हो जाता है। तो एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है। ओके जी, ठीक है। इसके कुछ एक्सेप्शन है, वो ये रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 68 के अंदर ये दे रखा है नेसेसरीज एक्सेप्शंस। वो क्या है? अ माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल। जो नेसेसरीज प्रोडक्ट्स होते हैं, चीजें होती है जो उसकी लाइफ के जीने के लिए जरूरी है, अगर वो किसी से ले लेता है तो उस केस में भी माइनर पर्सनली पे नहीं करेगा, बट उसकी प्रॉपर्टी जो है उससे पे किया जा सकता है। ओके, इसमें फूड, एजुकेशन, मेडिकल नीड्स वगैरह आती है। ओके, बट इसमें लग्जरीज चीजें शामिल नहीं होती है। द एक्सेप्शन डिड नॉट हेल्प द लेंडर हेयर बिकॉज अ मॉर्गेज लोन इजंट नेसेसरीज। यहां पर मोहरी बीवी को इस एक्सेप्शन का भी फायदा नहीं मिला, क्योंकि लोन देना ये कोई नेसेसिटी नहीं है, लाइफ की जीने के लिए उसने नहीं लिया था, उसने बिजनेस स्टार्ट वगैरह करने के लिए कोई पर्पज से लिया होगा। ओके, ठीक है, तो उसको लग्जरियस चीज मान लिया गया। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप इसको लिखोगे तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अब आता है यहां पर सीधा सा सेकंड पॉइंट। सर हम कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। जो है ना कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी करने की है वो उन पर्सन्स में, पार्टीज में है या नहीं। फर्स्ट पॉइंट चल रहा है, उसके अंदर 3 पॉइंट थे। एक था हमारा माइनर वाला, मेजर वाला, वो हमने कर लिया। अब हम सेकंड कर रहे हैं पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है, मतलब वो साउंड माइंड का नहीं है, अस्वस्थ मस्तिष्क का है, स्वस्थ मस्तिष्क का नहीं है, वो फिट एंड फाइन नहीं है, उस केस के अंदर उसके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी वैलिड नहीं माना जाएगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी माना जाता है व्हेन पर्सन इज साउंड माइंड एट दैट टाइम। उस टाइम जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, वो साउंड माइंड का हो, तो ही उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा, वरना वॉइड माना जाएगा। एग्जाम्पल, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द मेंटल इलनेस, और उसी समय उसने कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन कर लिया, इस केस के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड माना जाएगा। बट इफ ही साइन इन वाइल इन अ साउंड स्टेट तो वैलिड होगा। भाई जब वो एकदम मेंटली इल नहीं था उस समय अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट साउंड माइंड का है और वो वैलिड होगा। लेकिन अगर उसने मेंटली इलनेस के केस में कॉन्ट्रैक्ट किया, इसका मतलब उसका माइंड जो अनसाउंड था
और उस केस में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। ओके, लास्ट हमारा थर्ड पॉइंट आता है डिसक्वालीफाइड पर्सन, यानी कि डिसक्वालीफाइड बाय लॉ। डिसक्वालीफाइड पर्सन कौन होते हैं, जो एनिमी कंट्री का जो भी पर्सन होता है, जिसको हम एनिमी कंट्री मानते हैं किसी देश की, तो उस केस में उसके साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि लॉ जो है उसकी मनाही करता है। कन्विक्ट्स जो होते हैं, जिनको जेल वगैरह हो चुकी है, उनके साथ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे वो भी वॉइड होगा, और क्योंकि ये डिसक्वालीफाइड लोग होते हैं। इंसॉल्वेंट ये भी डिसक्वालीफाइड होता है। कॉर्पोरेशन के अंदर अगर कोई पर्सन अपनी पावर से ऊपर जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बियॉन्ड हिज पावर, तो उस केस के अंदर भी जो वो पर्सन है वो डिसक्वालीफाइड माना जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट कैन सेल हिज एसेट। भाई जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंसी चल रही है, इंसॉल्वेंट हो रहा है, और उस केस में अगर वो प्रॉपर्टी जाके बेच देता है, क्योंकि वो नहीं बेच सकता, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। तो ये अभी तक हमारा इस चैप्टर का जो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट हुआ है। कौन सा फर्स्ट हुआ है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसमें और भी एसेंशियल एलिमेंट है वो करेंगे, उसमें एक है कंसेंट एंड फ्री कंसेंट, फिर आएगा उसके बाद थर्ड नंबर हमारा ये लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, और फोर्थ नंबर आएगा हमारा एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, ओके, और उसके बाद 6 नंबर ये डिफरेंस है और हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं करेंगे, है ना, बोर नहीं होने चाहिए आप। तो एक टॉपिक पूरा अच्छे से, एक एसेंशियल एलिमेंट हमने कर लिया, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट वाला। नेक्स्ट लेक्चर में इसके और भी एसेंशियल एलिमेंट जो है वो हम कंप्लीट करके इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके के लेक्चर कंटिन्यू लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।